साथियों नमस्कार। आनंद से रहें और प्रकृति के साथ सुरक्षित रहें। साथियों, ये तो आप लोगों को जानकारी होगी ही कि आज कल विश्व पटल पर सबसे बड़ा महासम्मेलन G20 शिखर सम्मेलन चल रहा है बाली द्वीप इंडोनेशिया देश में। और शायद यहीं से भारत के स्वर्णिम भविष्य की शुरुआत भी होने जा रही है, ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है। देखिए, बादल जब पानी बरसाने के लिए आते हैं तो पहले से हवाएं चलने लगती हैं। उन हवाओं से आभास हो जाता है कि ये कौन सी हवा किस दिशा में जा रही है। तो अब जो निकट भविष्य आ रहा है वो भारत का आ रहा है, क्योंकि विश्व के समक्ष सबसे बड़ी समस्या, घनघोर समस्या जिसे कहा जाए, तो वो जलवायु परिवर्तन की आ रही है, जिसके लिए पूरे विश्व के नेता मंथन कर रहे हैं। जो समुद्र मंथन देवता और असुरों के बीच हुआ था, सुर और असुर के बीच, उसी तरह का मंथन, विचार मंथन चल रहा है इस समय बाली द्वीप इंडोनेशिया में। और बहुत ही सारे जितनी भी विश्व की शक्तियां हैं, उन सब के राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री साहिबान वहाँ पर मौजूद हैं। और ये 5 दिन का मंथन है। और इसके बाद जलवायु परिवर्तन का अभी तक कोई, जो विकसित देश हैं वो अभी तक कोई सही निराकरण नहीं निकाल पाए। अब जो निकट भविष्य में जो मोर्चा आ रहा है वो अब भारत के कंधों पर आ रहा है, क्योंकि 1 साल के लिए वर्ष 2023 में यूएनओ के द्वारा जो अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है वो अब भारत बनने जा रहा है 1 दिसंबर से जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के संबंध में ये बागडोर भारत के पास में होगी 1 साल के लिए। और भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब उसकी अध्यक्षता करेंगे। और दिसंबर में भारत में ही एक G20 का महासम्मेलन होगा और वहीं से इसकी शुरुआत होगी। क्या भारत अपनी भूमिका में भारत की प्राचीन परंपरा, प्राचीन संस्कृति, जो हमारे ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों, हमारे पूर्वजों ने छोड़ी है, पर्यावरण और जलवायु के मौसम से संघर्ष करने के लिए और मानव कल्याण के लिए जो एक शोध किए हैं, क्या उन पर आगे भविष्य निर्धारित होगा पूरे विश्व का? लग तो रहा है, क्योंकि हमारे अब जो G20 का आगे जो चलेगा सम्मेलन, उसकी थीम और उसकी वेबसाइट भी भारत के द्वारा ही निर्मित की जा रही है। और मेरी समझ से तो पहली बार विश्व पटल पर भारत को एक छत्र भूमिका कोई ये मिल रही है जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण प्रदूषण से लड़ने की। और ये विकसित देश सब अनदेखा करते चले आ रहे हैं। पेरिस सम्मेलन, COP26, COP27 तो चल ही रहा है। इन सब में जो भूमिकाएं हुई हैं उनसे अभी तक कोई भी सार गर्भित इस समस्या का समाधान नहीं निकला है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने पुराने सिद्धांत को रखा है कि विश्व कल्याण की राह खोलेगा एक धरती एक परिवार। वाह, एक भविष्य का भारत का ये मंत्र होगा। मतलब एक पूरे परिवार सहित इस समस्या के समाधान के लिए जागरूक किया जाएगा, सबको, जन जन को जागरूक किया जाएगा। और भारत की प्राचीन पद्धतियों को, जो आयुर्वेदिक और हमारे पुराने जो ऋषि मुनि, धन्वंतरि जी, चरक और बाराहमिहिर आदि खगोल शास्त्री हुए हैं, जिन्होंने जलवायु और मौसम परिवर्तन के दंश को आदिकाल में समझ लिया था। उन समस्याओं को हमारे वेदों में वर्णन है कि कैसे जल को सुरक्षित किया जाए, कैसे नदियों को सुरक्षित किया जाए, कैसे पर्वतों की सुरक्षा की जाए, पर्वत से मौसम और जलवायु का किस तरह से निर्धारण होता है। अनादिकाल में ये खोजें भारतीय ऋषियों और मुनियों के द्वारा कर ली गई थी। वो वास्तव में विश्व पटल को बताने की आवश्यकता है। यद्यपि ऐसा नहीं है कि वो लोग हमारे ग्रंथों से शोध नहीं कर रहे हैं, वो हमारे पुराने ग्रंथों को ले गए हैं, चोरी छिपे ले गए हैं
और उन पर शोध कर रहे हैं। लेकिन शोध तो शोध ही होता है, और मूल तत्व और मूल परंपरा जहाँ होती है वहीं आधार स्तंभ बनता है। वो आधार स्तंभ सिर्फ भारत और भारत के मनुष्यों के पास है, और भविष्य में जो 1 साल का मौका मिलेगा, भारत अपने इस आधारभूत तत्वों को पूरी दुनिया में पहुंचाने का प्रयास करेगा। वास्तव में हमारे चैनल के द्वारा तो प्रकृति, पर्यावरण और जलवायु संरक्षण के लिए हमेशा जागरूकतामयी कार्य और विशेष ब्लॉग तैयार किए जाते हैं। उस दृष्टि से ये बहुत ही श्रेष्ठ कार्य होने जा रहा है। वास्तव में हम सब एक मतलब इस बात के लिए गौरवशाली हैं, और ये एक संयोग है कि भारत को इतनी बड़ी भूमिका मिलने जा रही है। देखिए, किसी संगठन व किसी संघ या किसी समाज में अगर कोई महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है तो उसके पीछे त्याग होता है, और उसके पीछे एक कठिन संघर्ष भी होता है। ये भूमिका वैसी नहीं मिलने जा रही है। हुआ ये कि जो पेरिस सम्मेलन हुआ 2015 में, जिसमें उस समय भी महाशक्ति अमेरिका शामिल थी, लेकिन अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय बीच सम्मेलन से ही छोड़कर चले गए पर्यावरण, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के लिए। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य जो विषैली गैसों का उत्सर्जन है, ग्रीन हाउस जो प्रदूषित वो हैं, उनका सबसे ज़्यादा उत्सर्जन अगर कोई कर रहा है तो ये महाशक्तियाँ ही कर रही हैं। मतलब पूरी दुनिया को एकदम गड्ढे में ले जा रही हैं, आप ये समझिए। अब तो उनको अब लग रहा है कि अरे अब तो दुनिया जागरूक हो रही है, तो वो बीच से ही छोड़कर चले गए थे पेरिस सम्मेलन। तब भी भागडोर, उस सम्मेलन की भी भागडोर की महत्वपूर्ण भूमिका उस समय भी भारत ने उठाई थी, और भारत के प्रधानमंत्री जी ने ये बीड़ा उठाया था कि इस पर्यावरण और प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के दंश के संघर्ष को हम और हमारा देश के 130 करोड़ नागरिक संघर्ष के साथ खड़े होंगे और मानवता को बचाने का हर संभव प्रयास करेंगे। ये पेरिस सम्मेलन 2015 का अब साकार रूप, वो त्याग जो हुआ और जो वो एक संघर्ष की नींव पड़ी, वो अब जो है फलीभूत होने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि देखिए, अब भारत की स्थिति देखिए विश्व पटल पर क्या है, तब आपको मालूम पड़ेगा कि वास्तव में भारत को कितनी बड़ी भूमिका मिलने जा रही है। अभी तक भारत में कोई भी ओलंपिक खेल नहीं हुआ, अब आप इसी समझ लीजिए। अभी तक हमारी स्थिति विश्व पटल पर नगण्य है, ये समझ लीजिए कि ये पहली कोई बागडोर हमको मिलने जा रही, वो भी जलवायु परिवर्तन की, जिसका कोई विकल्प अभी तक नहीं ढूंढ पाया। और उसका विकल्प हमारे शास्त्रों में ही है। हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं, हमारे जो आर्यभट्ट, नागार्जुन साहब और जो वराहमिहिर जी के द्वारा खोजें की गई हैं, खगोलीय खोजें, उनके द्वारा ही इस जलवायु परिवर्तन का दंश का हल निकलेगा। और घर घर पौधे लगाए जाएंगे, और पौधों में भाई तुलसी, पीपल, बरगद, जब ये मूल पौधे लगेंगे जगह जगह, तब इसका निराकरण दुनिया के सामने आ सकता है। पेड़ काटे ना जाएं और पेड़ अधिक से अधिक लगाए जाएं, और जंगल जिसे कानन कहा गया है हमारे ग्रंथों में, उसको कानन को सजाना पड़ेगा, जंगलों को सुरक्षित करना पड़ेगा, उनको सुसज्जित करना पड़ेगा, उनको आधुनिक रूप से विकसित करना पड़ेगा। एक एक इंच जमीन जो जंगल के लिए आवंटित है उसको पूरा करना पड़ेगा पूरे विश्व पटल को। तब आप ये समझिए कि कहीं आप जो बढ़ रहा है तापमान, और जो बर्फ़ें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की गल ले जा रही हैं, पानी का स्तर बढ़ रहा है, विकराल समस्या आ रही है। देखिए, जहाँ पर लू चलती थी वहाँ ओले गिर रहे हैं, जहाँ कभी पानी नहीं बरसा ठीक से वहाँ बर्फबारी हो रही है। अरे कितना बड़ा प्रलंकारी घटनाएं घट रही हैं, रोज़ भूकंप आ रहे हैं। तो ये क्या है? ये मानव त्रासदी का भविष्य दिखाई दे रहा है यदि सावधान न हुए तो। चलिए हम सब
लगेंगे और बीड़ा उठाएंगे, पूरा देश 130 करोड़ लोग और भारत और इंडोनेशिया 2 राष्ट्रों को ही अगर मिला दिया जाए तो आप ये समझिए कि विश्व की सबसे बड़ी धरोहर तो इन्हीं 2 देशों में है। भाई जनसंख्या जिसके पास जनबल है वही तो बल है, और तो सब बेकार की चीज़ें हैं। तो जहाँ इतना बड़ा जनबल लगेगा, इंडोनेशिया, बाली नाम आते ही हमको अपने ऐतिहासिक महापुरुषों के कथानक याद आ जाते हैं और उनकी वीर गाथाएं भी याद आ जाती हैं। इंडोनेशिया एक ऐसा हमारा देश है जहाँ अभी भी गणपति जी को उन्होंने राष्ट्रीय मुद्रा में स्थापित कर रखा है, और वहीं इस स्वर्णिम भविष्य, भारत के स्वर्णिम भविष्य की नींव पड़ने जा रही है। चलिए साहब, आगे फिर इस श्रृंखला में आगे और अच्छा विवरण जो तैयार होगा वो आप लोगों को प्रदान किया, अवगत कराया जाएगा समय समय पर, और जलवायु और प्रदूषण और पर्यावरण के लिए जन जन को जागृत किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें और इसी तरह प्रकृति का आनंद लेते रहें। धन्यवाद धन्यवाद।